गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का टॉपिक। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी एंड टू पार्टिकल सिस्टम यानी रिड्यूस मास, गुरुत्वीय स्व ऊर्जा। बच्चों, हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था गॉसेस एंड पॉइजन्स इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्व ऊर्जा और टू पार्टिकल सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुरुत्वीय स्व ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी के क्या है, इसके लिए हम मान लेते हैं, मान लिया दो द्रव्यमान m1 और m2 के दो द्रव्यमान हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, r है, यानी कि ये दोनों r दूरी पर स्थित हैं। तो इनकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान जानते हैं कि यदि दो पार्टिकल m1 और m2 उनके बीच की दूरी r है तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है ur इक्वल टू -g m1m2 अपॉन r। समीकरण एक, ये समीकरण एक में यदि m1 को क्या मान ले कि अनंत से, ये जो m1 है इसको हम मान लेते हैं कि अनंत से m1 को m2 से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर लेकर आए हैं। तो ये जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है ये अनंत से इसको r दूरी पर स्थित बिंदु पर लाने में किए गए कार्य के क्या होगी, बराबर होगी। तो यदि m1 बराबर m1 हो तो m2 के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के किए गए क्या होगी, कार्य के क्या होगी, ये बराबर होगी। तो यानी कि वी आर हम जानते हैं कि क्या होता है, गुरुत्वीय विभव का मान -gm/r, m2 के कारण तो इसलिए ये होगा -gm2/r, और m1 का मान यहाँ क्या है, 1 है। तो ये तो हाँ कि अनंत से हम क्या लाए थे, m1 को कहाँ लेकर आए हैं, m2 से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर। तो उसके में किए गए कार्य की क्या होगी, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी। अब हम मान लेते हैं कि मान लिया तीन कण हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः क्या है, m1 m2 और m3 हैं। ये तीनों कण मिलकर क्या बना रहे हैं, एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं, निकाय बनाते हैं। मान लिया m1 और m2 के बीच की दूरी क्या है, r12, m2 और m3 के बीच की दूरी क्या है, r23, और m1 और m3 के बीच की दूरी क्या है, r13 है। तो इस निकाय की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, इस निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इन दोनों कणों के कारण ऊर्जा प्लस इन दोनों कणों के कारण ऊर्जा और प्लस इन दोनों कणों के कारण ऊर्जा का, इन तीनों कणों के कारण ऊर्जा का क्या होगी, योग होगी। तो यानी कि U इक्वल टू होगा -gm1m2/r12 -gm2m3/r23 और -gm1m3/r13। तो हम कह सकते हैं अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो प्रत्येक स्वतंत्र युग्मों की स्थितिज ऊर्जा के योग के क्या होगी, बराबर होगी। यही दिख रहा है हमें, तीनों स्वतंत्र कणों के युग्म के क्या है, योग के बराबर है। अब ये तो है, हमने लेकर चले थे तीन कण m1 m2 m3। यदि n कण हो तो किसी निकाय में तो उनके लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो हम देखते हैं कि यदि एक निकाय जिसमें n कण हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः क्या है, m1 m2 अप टू सोन mn है, तो उनके लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, u इक्वल टू -g समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n j इज इक्वल टू 1 to n mi/mj/ri/j का होल स्क्वायर। यहाँ एक कंडीशन है, i इज़ नॉट इक्वल टू j, यानी कि एक ही पार्टिकल के आपस में नहीं है, जैसे m1 का m1 के साथ नहीं होगा, एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल के साथ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर r i j, यहाँ आएगा r i j जो होगी वो द्रव्यमान mi और mj के मध्य क्या है, दूरी है। तो ये हम कह सकते हैं कि अतः एक n कण निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्व ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो ऊर्जा है यही क्या कहलाती है, गुरुत्वीय स्व ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा उस कार्य के, यानी गुरुत्वीय स्व ऊर्जा जो होती है यह उस कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है जो इन n द्रव्यमान के कणों को अनंत दूरी से एक अभिविन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन में लाने में किया गया है। तो यानी कि गुरुत्वीय स्व ऊर्जा वह ऊर्जा है या वह कार्य के वह ऋणात्मक मान के बराबर है जो अनंत से इन द्रव्यमान के कणों को किसी निश्चित कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कोई निश्चित कॉन्फ़िगरेशन में है तो अनंत से इन द्रव्यमान के कणों को किसी निश्चित कॉन्फ़िगरेशन में लाने में किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के यह ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। तो अतः किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा उसमें निहित उस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है जब वस्तु को स्वतंत्र एकल द्रव्यमान कणों से समन्वित किया जाता है, यानी अनंत से किसी वस्तु को या द्रव्यमान को किसी निश्चित कॉन्फ़िगरेशन में लाने गए में किए गए कार्य के बराबर होती है गुरुत्वीय स्व ऊर्जा।
हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। हम इसके लिए मान लेते हैं कैपिटल M द्रव्यमान और ये कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, इसके लिए हमने मान लिया किसी क्षण स्मॉल m द्रव्यमान और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला इसमें संयुक्त किया गया है। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है और त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। तो इस गोले के सतह पर, यानी कि जब r दूरी पर सतह पर गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा, वो होगा v इक्वल टू -gm/r। ये हम जानते हैं। तो एक अल्पांश द्रव्यमान अल्पांश dm को अनंत दूरी से गोले के केंद्र से r दूरी पर लाने में किया गया कार्य। तो अब हम मान लेते हैं कि हम अनंत से dm द्रव्यमान का एक कण है जिसको कहाँ ला रहे हैं, इस गोले की यहाँ सतह पर लेकर आ रहे हैं। तो किया गया कार्य क्या होगा, dw इक्वल टू dm vr, यानी कि g vr का मान पुट कर देंगे, g m/r और ये dm, क्योंकि dm द्रव्यमान का कण हम कहाँ से लेकर आए, अनंत तक। तो अतः स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -dw, क्योंकि यह उस ऋणात्मक कार्य के स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उस ऋणात्मक कार्य के बराबर होती है। और कार्य क्या है, g m dm/r। तो इसके ऋणात्मक ऊर्जा जब गोले को m बराबर 0 से m बराबर कैपिटल M द्रव्यमान तक बनाया जाए तो अगर हम गोले को, क्योंकि यहाँ पर m बराबर 0 यहाँ पर और m बराबर कैपिटल M हो जाता है, यानी कि इस पूरे गोले पर, क्योंकि हम तो यहाँ पर लेकर आए थे बिंदु को, अगर हम इस पूरे गोले के लिए माने तो उस पूरे गोले के लिए क्या हो जाएगा, u गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान u इक्वल टू -g 0 टू m dm/r। चूंकि गोले का घनत्व क्या है, एक समान है, अतः द्रव्यमान बराबर क्या होगा, आयतन इंटू घनत्व, यानी 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। हम क्या करते हैं, r क्यूब कैपिटल R क्यूब से गुना करेंगे और कैपिटल R क्यूब से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो और r क्यूब, ये r क्यूब यहाँ ले लिया और इसको इस तरफ ले लिया, तो r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो गया, बड़े वाले गोले का द्रव्यमान यानी कैपिटल M। तो r क्यूब अपॉन r क्यूब, तो यहाँ से हम इस r का मान निकालेंगे, r क्यूब इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r कैपिटल R क्यूब अपॉन m। या हम बोल सकते हैं r इज इक्वल टू m r क्यूब अपॉन कैपिटल M की पावर 1/3। तो इस r का मान हम इस समीकरण में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास u का मान जो प्राप्त होगा वो होगा -g 0 टू m dm, r की वैल्यू पुट कर देंगे, m r क्यूब अपॉन m की पावर 1/3। तो ये m की पावर 1/3 तो यहाँ जाएगा बाहर अपॉन, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा, r अपॉन r 0 टू m, यहाँ बचेगा m की पावर 1 और नीचे बचेगा m की पावर 1/3। तो यानी 1 - 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3। तो यानी कि यहाँ पर बचेगा m की पावर 2/3 dm। तो हो जाएगा -g m की पावर 1/3 अपॉन r, m की पावर 2/3 का x की पावर n से हम क्या करेंगे, समाकलन। क्या होता है x की पावर n का समाकलन, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो उसी से हम समाकलन करते हैं, तो m का जो मान आएगा वो आएगा m 5/3 अपॉन 5/3, क्योंकि 1 + 2/3 क्या होता है, 5/3। तो ये हमारे पास प्राप्त होएगा। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, अपर लिमिट रखेंगे तो एक आ जाएगा m की पावर 1/3 तो है ही, और ये 5/3 का क्या हो जाएगा, -3/5, और m की जगह पुट करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल M 5/3। तो स्क्वायर। तो हमारे पास जो u का मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, -3/5 g m² अपॉन कैपिटल R। और यही एक समान गोले की स्व ऊर्जा होगी, या बोलते हैं उसकी धनात्मक ऊर्जा के बराबर होगी। तो यह उस गोले के लिए क्या होगी, स्व ऊर्जा का मान होगी।
तो हम कह सकते हैं स्वयं ऊर्जा गुरुत्वीय स्वयं ऊर्जा क्या होती है, अनंत से किसी द्रव्यमान को किसी निश्चित कॉन्फ़िगरेशन में लाने में किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के गुरुत्वीय स्वयं ऊर्जा होती है। अब हम देखते हैं टू पार्टिकल सिस्टम एंड रिड्यूस्ड मास, यानी कि द्विकण निकाय एवं समानित द्रव्यमान क्या है। हम मान लेते हैं, मान लिया दो कण हैं जिनके द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m1 और स्मॉल m2 हैं, और ये जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में इन कणों की स्थिति सदिश क्या है, क्रमशः r1 और r2 हैं। ये एक जड़त्वीय फ्रेम है, निर्देश फ्रेम XYZ, ठीक है। तो इसमें m1 और m2 द्रव्यमान के कण हैं जिनकी स्थिति सदिश क्या है, r1 और r2 हैं, और इनके आपस में दूरी क्या है, r12 है, ठीक है। तो m1 कण द्वारा m2 पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, F12। इसी प्रकार से m2 कण द्वारा m1 पर लगने वाला बल क्या है, F21। और ये दोनों बल एक दूसरे पर बराबर लग रहे हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए ये बोलते हैं F12 इक्वल टू क्या होता है, -F21। अब जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में कणों की गति का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, m1 d2r1, यानी कि क्योंकि हम जानते हैं ma इक्वल टू क्या होता है, ma इक्वल टू f, न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो m1 a क्या होता है, d2r अपॉन dt स्क्वायर, तो d2r1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू F12 m1 कण के कारण। इसी प्रकार से m2 पार्टिकल के कारण m2 d2r2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू F21। डायग्राम से हमें दिख रहा है R12, इसका इस समीकरण का क्या करेंगे, दो बार अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा d2r2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2r1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2r12 अपॉन dt स्क्वायर। इस पूरी समीकरण को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m2 d2r2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू m2 d2r1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस m2 d2r12 अपॉन dt स्क्वायर। ये क्या है, यह है F21। समीकरण नंबर 2 से देखिए F21, तो ये हो जाएगा हमारा F21। तो F21 इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे हम, m1 से मल्टीप्लाई करेंगे और m1 से ही डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा m2 अपॉन m1 और m1 d2r1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस m2 d2r12 अपॉन dt स्क्वायर। तो हो जाएगा F21 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 और ये हो जाएगा F12। m1 d2r1 अपॉन dt स्क्वायर क्या होगा, F12, तो हो जाएगा F12 प्लस m2 d2r12 अपॉन dt स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 से हमने देखा था कि दोनों बल एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं, यानी कि F12 इज इक्वल टू होता है F21 इज इक्वल टू -F12। तो हम यहाँ पर F12 की जगह क्या पुट कर देंगे, -F21, तो हो जाएगा F21 इज इक्वल टू -m2 अपॉन m1। F21 की इस F12 की जगह क्या हो जाएगा, -F21 प्लस m2 d2r12 अपॉन dt स्क्वायर। इसको स्टफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो दोनों में से F21 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस m2 अपॉन m1 F21 इज इक्वल टू ऑफ है m2 d2r12 अपॉन dt स्क्वायर प्लस m2 d2r12 अपॉन dt स्क्वायर। इसको हम क्या मान लेंगे, म्यू। तो हमारे पास F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू d2r12 अपॉन dt स्क्वायर। समीकरण नंबर 5। तो यहाँ पर जो ये म्यू है जिसका मान है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसी को क्या बोलते हैं, समानित द्रव्यमान या रिड्यूस्ड मास कहते हैं। तो द्विकण निकाय में केवल पारस्परिक बलों के प्रभाव के कारण कणों का आपेक्षिक वेग जड़त्वीय प्रेक्षक के सापेक्ष केवल एक कण के वेग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी भी एक कण के वेग के कारण ही इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम इसके लिए अलग अलग कंडीशंस देखकर चलते हैं, केसेस। पहला केस देखकर चलते हैं, यदि द्विकण निकाय में एक कण का द्रव्यमान क्या हो, न्यून हो, यानी बहुत कम हो। दो कण है, द्विकण निकाय लेकर चले हम, टू पार्टिकल सिस्टम जिसमें m1 और m2 दो द्रव्यमान है। अब हम लेकर चलते हैं कि एक कण का द्रव्यमान क्या हो यहाँ पर, कम हो, तो यानी हम लेकर चलते हैं m1 का द्रव्यमान क्या है, कम है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, m1 m2 अपन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, नीचे से m2 कॉमन लेंगे, m2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा m1 m2 अपॉन नीचे m2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस m1 अपॉन
m2। तो m2 से m2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा m1 और इसको हम लिख सकते हैं 1 + m1 m/m2 की पावर -1। तो हम इसको जब खोलते हैं तो 1 + x की पावर -n के फॉर्मूले से तो हो जाएगा 1 - nx। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा m1 1 - m1/m2। क्योंकि ये m1 का मान बहुत कम है m2 की तुलना में, तो m1/m2 को लगभग इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो हमारे पास म्यू का जो मान प्राप्त होगा वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि हम m1 को न्यून मान कर चले थे, तो हम कह सकते हैं समानित द्रव्यमान व छोटे कण के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। अब यदि दोनों अभी तो हम लेकर चले थे कि एक द्रव्यमान क्या हो, न्यून हो, तो और यदि अब दोनों द्रव्यमान आपस में क्या हो, बराबर हो, यदि यानी कि यदि m1 बराबर क्या हो, m2, और हम मान लेते हैं वो क्या है, m है, तो म्यू बराबर क्या होगा, m1 m2/m1 + m2। तो ये भी m, ये भी m, तो m²/2m, एक m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो म्यू का मान क्या प्राप्त होगा, m/2। तो यानी कि अगर दोनों द्रव्यमानों के कण आपस में बराबर होते हैं, दोनों कणों के द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं, तो जो समानित द्रव्यमान है वो क्या है, एक द्रव्यमान का क्या होता है, आधा होता है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। कुछ एप्लीकेशन ऑफ रिड्यूस्ड मास समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन के चारों ओर क्या होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कूलाम बल के कारण क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। हाइड्रोजन परमाणु में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसमें प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परिक्रमा करता रहता है। यदि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के द्रव्यमान क्रमशः क्या है, स्मॉल m, यानी कि स्मॉल m तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और कैपिटल M क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो द्विकर्ण निकाय यानी कि ट्यूब पार्टिकल सिस्टम से समानित द्रव्यमान यानी रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू = m M/m+m। अब स्मॉल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ये बात हम जानते हैं। तो हो जाएगा कैपिटल M कॉमन लेकर काट देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा म्यू = m, काटा इसको तो ये हो जाएगा 1 - स्मॉल m/कैपिटल M। क्योंकि m का मान कैपिटल M की तुलना में कम है, तो m/कैपिटल M = लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मान लगभग 0 हुआ, तो हम बोल सकते हैं म्यू = स्मॉल m। अब चूँकि स्मॉल m/कैपिटल M लगभग 1/1836 का मान होता है, जो कि बहुत कम है, इसलिए इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन द्विकर्ण निकाय का समानित द्रव्यमान लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉनियम। पॉजिट्रॉनियम क्या होता है, पॉजिट्रॉनियम क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, पॉजिट्रॉनियम बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिट्रॉन क्या होता है। वैसे आपको पता होगा, फिर भी बताती हूँ। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होता है, किंतु आवेश जो होता है इसका क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है, उसके E+ से व्यक्त करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का जो संयोजन होता है वही क्या कहलाता है, पॉजिट्रॉनियम कहलाता है। और ये क्या होता है, अस्थायी संयोजन होता है। तो इस संयोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के आकर्षण में क्या करता है, गति करता है। तो इस द्विकर्ण निकाय यानी कि इस 2 पार्टिकल सिस्टम का समानित द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, म्यू = m1 m2/m1 + m2। क्योंकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी कि m1 बराबर होगा m2 के, और बराबर मान लिया हमने m। तो यानी कि म्यू = हो जाएगा m × m/m + m। तो यानी कि म्यू का जो हमें मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, m/2। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा या पृथ्वी एवं कृत्रिम उपग्रह कि यानी कि अब मान लेते हैं जैसे कोई पृथ्वी और चंद्रमा के लिए, या फिर पृथ्वी और कोई कृत्रिम उपग्रह, ये 2 पार्टिकल हो गए, ये भी 2 पार्टिकल हो गए, इनके लिए रिड्यूस मास क्या होता है। तो
अर्थ एंड मून और अर्थ एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए। तो हम मानते हैं पृथ्वी के चारों चंद्रमा या किसी कृत्रिम उपग्रह की गति दोनों पिंडों के बीच पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। तो यदि कैपिटल एम एवं स्मॉल एम क्रमशः पृथ्वी एवं चंद्रमा के द्रव्यमान है, यानी कि कैपिटल एम तो क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और स्मॉल एम क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान, या हम बोल सकते हैं किसी कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी के कारण लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होगा वो क्या होगा, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एम प्लस एम d2r अपॉन dt², जहाँ पर ये क्या है, रिड्यूस्ड मास है, और यहाँ d2r अपॉन dt² बराबर क्या है, चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष क्या है, त्वरण है। चूँकि उपग्रह के लिए, अब उपग्रह के लिए स्मॉल m क्या होता है, लेस देन होगा इस कैपिटल m के, तो उपग्रह के लिए हम क्या लेंगे, वही कैपिटल एम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम 1 प्लस एम अपॉन एम माइनस 1 d2r अपॉन dt², वही 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन के फॉर्मूले से खोल लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। तो ये लगभग क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास एफ एम जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, m d2r अपॉन dt²। ये जो मान प्राप्त होता है ये चंद्रमा के लिए नहीं होता, यह केवल उपग्रह के लिए ही होता है। तो ये जो यानी कि चंद्रमा के लिए जब हम लेते हैं ना, तो उसके लिए जो रिड्यूस मास लेते हैं वो यही लेते हैं, जबकि उपग्रह के लिए जो रिड्यूस मास की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, m मानी जाती है। तो लेकिन चंद्रमा के लिए ऐसा माना नहीं मानते हैं, यह मान केवल उपग्रह के लिए होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ग्रेविटी